Calculate number of valence electron in the element, और ऐसा भी पूछ सकता है वो, और to which group element belong in the periodic table। या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, या फिर वो डायरेक्ट ग्रुप का नंबर पूछ सकता है कि किस ग्रुप का एलिमेंट है। क्वेश्चन नोट करो, फिर इसको समझते हैं। इससे पहले भी कोई क्लास चल रही थी क्या? नहीं सर। फिर भी लेट आ रहे हैं बच्चे यार। सर 3-5 का टाइम दिया था, टाइम टेबल समझाते नहीं हो तुम इनको। अच्छा 3-5 का टाइम था क्या? सॉरी। चलो क्वेश्चन नोट करो, फिर इसको समझते हैं। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ गए तो हर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे इससे रिलेटेड। अब देखो, हमको IE1 दे रखा है। IE1 का मतलब क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमको लगी, हमने उसको दी एटम को, जब उसने हमको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया। IE2 का क्या मतलब है? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब वो कटायन में चेंज हो गया, उस पर +1 का चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑफकोर्स उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 450 पहले के लिए दी थी, तो 700 हमने सेकंड के लिए दी। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने 1600 एनर्जी दी है उसको। अब 1600 दिए, देखो डबल से भी ज्यादा होगी, कितना बड़ा गैप आ गया। तो ऑफकोर्स वो काफी नाटक कर रहा होगा, तभी हमने इतने ज्यादा वैल्यू उसको दिए। जैसे किसी का प्लेसमेंट होता है ना, अब जैसे आप IIT में चले गए, अब आपका प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सभी का एक ही कंपनी में होता है, बहुत लोगों का जैसे 4-4 5-5 कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है इजीली, है ना, काफी इजी रहता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आपका एक कंपनी में या दो कंपनी में हो गया ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे आपका मान लो 10 लाख के पैकेज पे हो गया, दूसरी कंपनी में गए आपका 12 लाख पे हो गया। अब आप बोल रहे हो कि यार एक कंपनी खराब हो सकती है, दो तो नहीं होगी, तो तीसरी कंपनी में अब मैं चांस मारूंगा। तो तीसरी कंपनी में फिर आप डायरेक्ट ऐसे झपट्टा मारते हो, बोलते हो कि मैं तो 20 लाख से कम में नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेबल थे, इस वजह से आपने इतना बड़ा पैकेज मांगा है। तो सामने वाले को भी आपका कॉन्फिडेंस देखकर आपको उतना पैकेज देना ही पड़ेगा, अगर आप उसको हायर करना होगा। बात समझे? तो मतलब यस। इसका क्या मतलब है, जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया होगा। तभी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसने इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे 1600 एनर्जी दो, तभी मैं जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वो स्टेबल बन गया होगा, या तो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड। अब इतना बड़ा ट्रांजिशन आता है ना, एनर्जी के बीच में इतना बड़ा गैप आता है, तो ये माना जाता है कि एनर्जी शेयरली चेंज हो गया होगा। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाया होगा, तभी उसने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट करी। बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? पहली कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, आपको थोड़ा रिस्क लग रहा था कि वो ज्वाइनिंग पता नहीं 6 महीने बाद देंगे, 1 साल बाद देंगे, हो सकता है दे ही ना। तो चलो दूसरी कंपनी में भी आप 10 लाख से 12 लाख पे ही मान गए। लेकिन अब तो दो दो ऑप्शन है आपके पास, आपको पता है कोई ना कोई तो पहले ज्वाइनिंग दे ही देगा। तो आप क्या करोगे, तीसरी वाली कंपनी में अपना पूरा जोर लगा दोगे कि अब तो मैं 20 लाख से कम में मानूंगा ही नहीं, है ना। तो जैसे ही आपने 20 लाख बोला, सामने वाले ने आपका कॉन्फिडेंस देगा, उसको देना पड़ा 20 लाख। तो ये वही है कि आप दो कंपनी में प्लेस्ड होते ही आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जितना चाहूं उतना पैकेज मान सकता हूँ तीसरी वाली कंपनी से। समझ रहे हो? तो दूसरी कंपनी में जाते ही आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले गए थे। मतलब जैसे ही इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करने लग गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उससे निकालना चाहा तो काफी ज्यादा एनर्जी निकली, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका था। समझे ना? अब ऐसे कौन सा ग्रुप होता है जिससे दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है? जैसे मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना 2,82। इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा।
कैल्शियम हुआ, कैल्शियम की 2,8,8,2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर है 2। बोलो, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। है ना? ग्रुप नंबर 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इनके पास? 2 हैं। तो दोनों का आंसर मिल गया ना आपको, समझे कि नहीं? मैं इसको लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर लिखवा भी दूंगा ताकि आगे भूलो ना आप इसको। अभी तक का समझ आया जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। श्योर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नोट कर लिया? यस बोलो। सर। यस चलो, सर। NH2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, किस में कन्वर्ट हो गया? ये NS1 में। वापस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब यहाँ तो IE1 दी थी, यहाँ IE2 दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? NH0 में। NH0 क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इससे इनर वाले NP में कोई होगा, N-1P में। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो किस में जाएगा? N-1 में जाएगा। वो N-1 क्या है? एक शेल का चेंज आ गया यहाँ पे। किसका चेंज आया है? शेल का चेंज आ गया। जैसे ये सोडियम मैग्नीशियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाता हूँ। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, ऐसा ही होता है ना? यस 3 3 6 2 8, ठीक है। और लास्ट वाले में 2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तीसरा इलेक्ट्रॉन अब लास्ट शेल में तो बचा ही नहीं है ना। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा? N-1 से, यहां से। तो शेल का चेंज आया ना, शेल का चेंज आया मतलब इनर शेल तो न्यूक्लियस से और करीब होगा ना, होगा कि नहीं? अरे यस इसकी सर। यहाँ से डिस्टेंस ये ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है? ऑफ कोर्स ग्रीन वाली जो लाइन है वो ज्यादा थी, तो न्यूक्लियस के पास चला गया ना इनर शेल, तो उससे निकालना और टफ होने वाला है हमारे लिए, होने वाला है ना। इसलिए इतनी ज्यादा एनर्जी लगी है, दुगने से भी ज्यादा लगी है। देखो सेकंड शेल में 700 दे रहे थे, तो दुगने से भी ज्यादा लगी है, 1600। तो जब भी इतना बड़ा एनर्जी गैप आपको दिखे ना, तो आप ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ लोचा है, शेल चेंज हो रहा है यहाँ, ठीक है। जैसे मैं लिखूं कि पहला है 250 दे रहा था, पहला IE1 250 दे रखी है, IE2 दे रखी है 400, IE3 दे रखी है 700, और IE4 दे रखी है मुझे 1900। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यहाँ तक तो चलो बढ़िया चल रहा था। यहाँ पे एकदम देखो चेंज आया ना, दुगने से भी ज्यादा का, मतलब यहाँ शेल चेंज हो गया होगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 होंगे। बोलो समझ आया कि नहीं? यस यस सर। आया ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेल चेंज हो रहा है, ये समझे? शेल के कैसे चेंज हो रहा है? चलो इसमें लिख लो थोड़ा बहुत। आंसर तो मैं लिख ही देता हूँ पहले, फिर इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। और ग्रुप कौन सा है ये? सेकंड ग्रुप है। लिखना, since there is large difference between IE2 and IE3, which indicates that there shall be change in shell for removal of third electron. Hence, स्क्रीन तो दिख रही है ना मेरी? Hence, electron should have 2 electron in valence shell, that is second group.
समझे क्वेश्चन? बोलो Yes, Yes, sir. sir. बेटा। क्रिश, रुद्र, आयुष, आदित्य, वीडियो ऑन करो। बार बार नहीं बोलूंगा मैं। पढ़ने आए हो तो वीडियो ऑन करो, वरना लेफ्ट कर सकते हो। हो गया? Sir, हाँ बेटा। सर यहाँ पे सेंटेंस में hence electron should have 2 electron आएगा कि एलिमेंट आएगा? शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना इन वैलेंस शेल। शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे सेकंड ग्रुप वाला मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल से निकालना पड़ेगा ना। शेल चेंज हो गया हमारा। शेल चेंज हो Yes, गया, sir. एक शेल अंदर चले गए तो न्यूक्लियस के पास चले गए होंगे, इसलिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। क्लियर? Yes, sir. कर दो रेस। Yes, sir. त्रिशा हो Yes, गया। sir. अंजलि? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन कर तो नहीं लिया हमने? नहीं क्या? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है Fe+2, Fe+3 एंड Fe। दूसरा है Mn+2, Mn, Mn+4, Mn+7, Mn+6। तीसरा क्वेश्चन है N-N, N-3, N-2। चौथा क्वेश्चन है O-2, O, O-। फिफ्थ क्वेश्चन है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनाइट। ठीक है, एक एक्सेप्शन में इसमें लिखा रहा हूँ, ये 6th वाला एक्सेप्शन है, इसको मत करना। CUAGAU ये एक्सेप्शन। सिल्वर, देन CU, देन AU। ये याद कर लेना बेटा, ये एक्सेप्शन। हो गया? लिखा? कोशिश करो खुद से करने की, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरे पे ध्यान मत देना। अगर खुद से हो रहा है तो ईयरफोन निकाल लो अपने, जो खुद से कर रहे हैं। देखो मैंने बताया था कि कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें होगी? जिस पे कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये। बोलो इजी है ना? सेम केस में यहाँ पर आएगा, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी Mn+7 में, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये एंड फिफ्थ पे
इजी है। कटायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अनायन पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो सबसे पहले पे तो ये होगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये n-2 एंड फोर्थ पे n-3। सिंपल है ना। सेम इसी वाले में भी वही है, 1 2 एंड 3। स्कैंडियम यामाहा लाना, ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 3। ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ट्रेंड पढ़ा है हमने, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मतलब स्कैंडियम की सबसे कम, सॉरी स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, देन यट्रियम की, देन लेंथिनियम की। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कॉपर वाले में, ध्यान रखना। Ag की सबसे कम होती है, देन Cu की, देन Au। आगे ना समझ में? सारे क्वेश्चन इजी है सब? बोलो। यस सर। यस सर। चलो अब एक नोट बना के लिखना, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। फॉर सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is not considered whether it is half filled or fully filled, only charge is considered। इसका मीनिंग अभी मैं बताता हूँ। बच्चे है ना काफी गलतियां करते हैं इसमें, अपना थोड़ा ज्यादा दिमाग यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखना, n+n-3। अगर मैं n की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा? np3 2p3। ठीक है, इसकी लिखूं तो 2p2 होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2p से क्या होगा? n-3 की क्या होगी? 2p6। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें ध्यान में नहीं देना है, राइट। इलेक्ट्रॉन सबसे इजी निकालना हमारे लिए इसी से होने वाला है। सबसे इजी इससे होगा तो सबसे कम आयनाइजेशन किसकी होगी? n-3 की होगी। इजी क्यों होगा इलेक्ट्रॉन निकालना? क्योंकि उसके कैपेसिटी से ज्यादा उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, रिपल्शन ज्यादा क्रिएट हो रहा होगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे पहले वो बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो n-3 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, देन पेरेंट एटम की, देन n+ की। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ध्यान रखना। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ an ion is smallest ionization energy of neutral atom, then ionization energy of cation। ध्यान रहेगा ना ये? इसमें अगर एक ही एटम की बात कर रहे हैं हम, एक ही एलिमेंट की, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो न्यूट्रल एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो चाहे वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हो जो कटायन बना है, या पार्शियली बना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं है। उससे एक इलेक्ट्रॉन चल गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई होगी। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लिया? हाँ सर। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेप्शंस। हर उसमें एक्सेप्शन है जो हमें याद रखने। एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एनर्जी। पहला है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का हमने साइज में भी देखा था एक्सेप्शन। गैलियम जो था एल्यूमिनियम से बड़ा था, सॉरी छोटा था, ठीक है।
एक्सपेक्टेड वर्जन क्या होगा बोरोन फैमिली, पहले मैं बता देता हूँ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, टीएल। बेटा कोई मैच देख रहा हो तो बंद कर दो यार। आवाज आ रही थी कमेंट्री की। मैच देखने का मन मेरा भी होता है। एक्सपेक्टेड तो क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ना। मतलब सबसे ज्यादा बोरोन की, देन एल्यूमिनियम की, देन गैलियम की, देन इंडियम की, देन टेलियम की, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसका बहुत उलटफेर है, इसमें बहुत लोचे हैं बाबू भैया, है ना। याद रखना है हमें, इसको याद ही रखना पड़ेगा। हम एक ग्राफ याद रखेंगे, वो है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर का। वो ऐसे डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू भी थोड़ा अजीब सा डब्ल्यू बनेगा। एक यहाँ से आ गया, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर ये और नीचे जाएगा, फिर ये इस तरह का डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, हर कॉर्नर पे हमको एक एटम रख देना है। बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन टेलियम। गैलियम को मैं नीचे रख देता हूँ। कंपेयर कर लो अब इस डब्ल्यू से, सबसे ज्यादा किसका है, बोरोन का है। बोरोन के बाद कौन आ रहा है, टीएल आ रहा है, ये टीएल। देन आ रहा है गैलियम, देन आ रहा है एल्यूमिनियम, देन आ रहा है इंडियम। तो ये अजीब सा ऑर्डर है, इसका एक्चुअल ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको नंबर से याद करता हूँ, 1 5 3 2 4। कर लोगे याद एक्सेप्शन? यस सर। यस सर हाँ बेटा। सर आप ये वाला लेक्चर कब तक अपलोड करोगे? बेटा आज मैं आज रात को कर दूंगा पक्के से। ओके सर। सर मुझे नेटवर्क फ्लक्चुएशन सॉरी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा सर स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा। ठीक है बेटा, लेक्चर देख लेना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। सर आज रात तक हो जाएगा ना सर? आज रात को मैं 10 बजे तक पक्का कर दूंगा। 10 नहीं, हाँ 10 बजे तक पक्का कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। बट कल भी क्लास है क्या आपकी? कल की क्लास से पहले पढ़कर आना है ना, रात को ही पढ़ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी कर दूं अपलोड, ठीक है। आवाज चली गई क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। हो गया, ये लिख लिया। यस सर। ग्राफ में एक्स एक्सिस वाला क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। फिर एक्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको जी भी लिख सकते हैं। हो गया सर। सेकंड एक्सेप्शन है कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली में कौन है, क्रिस्टीन सी जीनियस, संघ प्रभुदेवा। ये है एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। एक्चुअल में बस इतना सा डिफरेंस आएगा कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, देन टिन। थर्ड है डी ब्लॉक का,
जो कि इम्पोर्टेंट है और याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसको, तो अच्छे से 4-5 बार लिख लिख के याद करना। ग्रुप नंबर 3 में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप नंबर 3 होता है 5D, देन 4D, देन 3D। अब 5D 4D 3D का क्या मतलब है? 3D का मतलब है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप से ही डी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स ग्रुप है। ठीक है। अब ग्रुप नंबर 4, 5, 6 एंड 10 में ये वाला ट्रेंड चलेगा, ये आपको याद रखना होगा। 3D, 4D एंड 5D। जस्ट उल्टा, जस्ट ग्रुप नंबर 3 से उल्टा। ठीक है। ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11 एंड 12 मैं थोड़ा सा इसको भी मैं इंटरचेंज कर दूंगा। 4D, देन 3D, देन 5D, है ना। अब इसको बार बार लिख लिख के याद करो, सर आप लेकिन ये दूसरे को वापस इम्पोर्टेंट दे है। सकते हो? ग्रुप 3 तो बेटा ये फोर्थ ग्रुप है। 3D में इलेक्ट्रॉन कब जाते हैं? स्कैंडियम वाले ग्रुप में, याद है ना। आयरन वाले ग्रुप में 3D ग्रुप है वो, हाँ सर। तो ये फोर्थ ग्रुप है। हाँ सर। तो जैसे जैसे फोर्थ से फिफ्थ में ओके जाएंगे सर। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मतलब सबसे ज्यादा फोर्थ में, देन फिफ्थ में, देन सिक्स्थ में। तो इसमें नो एक्सेप्शन लिख लेना, नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इन सारे ग्रुप्स में, ग्रुप 4, 5, 6, 10 में तो जस्ट उल्टा है ग्रुप 3 से, और 7, 8, 9, 11, 12 में 4D को पहले लिख देना, है ना। अनयूजुअल से एक्सेप्शन है जो याद ही करना। कर दो रेस, कर लोगे। ये 3 ही एक्सेप्शन एक है, मिनट सर। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और डी ब्लॉक के। हाँ सर। बेटा एक बात सच सच बताओ, किस किस को पीरियोडिक टेबल याद हो गई है? वो तो समझ भी जाएगा थोड़ा थोड़ा, और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया सब होगा। पूरी करिए नहीं किसी हुई ने? है अभी तक सर। सब पूरी नहीं हुई है सर, बिरडल के ग्रुप बाकी। श्रुत, क्रिश, सर जहाँ तक बेटा आपने दिए वहां तक हो गया। अच्छा मैंने पूरी नहीं हाँ दी सर क्या? सेम। ईशान, नहीं। आयुष, दो आयुष है दोनों, नहीं हुई क्या? तो मुझे याद दिलाना बेटा 10-15 मिनट पहले क्लास खत्म होने के कि पीरियोडिक टेबल लिखानी है सर, तो मैं लिखवा दूंगा सारी। ठीक है। लेकिन ये याद करना जरूरी है, वरना ये कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी याद नहीं होगा। आपको पता ही नहीं ग्रुप नंबर 11 कौन सा है, तो कैसे उसको फिर ध्यान में रखोगे, है ना। ग्रुप नंबर 11 वैसे कॉपर वाला है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। पहली एप्लीकेशन है बेसिक नेचर, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, या फिर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तीनों एक ही जैसी होती है। बेसिक कैरेक्टर आपको पता है बेसिक क्या, बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर भी वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा, मेटल। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी भी वही होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन तो नहीं पढ़ा ना अभी आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करेंगे, उसमें रेडॉक्स पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी वो होती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। बेसिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। दोनों में मैं समझा देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं पा रहा है। इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं पा रहा है तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा ना, खराब मेटल होगा वो। अगर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ती।
मतलब कम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और अगर ज्यादा आयनाइजेशन देंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहेगी इनकी। क्लियर? मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता होगा? डिक्रीज होता होगा ना। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, यस सर। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डिक्रीज, और बेसिक नेचर भी डिक्रीज। आपको पता है ना मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे हम। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है? यस सर। यस। चलो कर तो ही रहे थे, ये भी हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। एक माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें बस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। क्या डिफरेंस है? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ई जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ओनली साइन का डिफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नेगेटिव है तो डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो क्लियर है? मतलब दोनों के मॉड्यूलस इक्वल होने वाले। ओके सर, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन हाँ, एंथैल्पी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव मानेंगे। जैसे आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -300, ये दे रखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलोगे आप? 300 बोल दोगे। इतना सा डिफरेंस। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। नोट किया? यस यस सर, सर। 1 मिनट। 1 हाँ, मिनट। नोट करो जल्दी। बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कोई? नाइस कोई भी टॉपिक हो तो सर। अभी डाउट क्लास, सर चार सर डाउट जो क्लास अभी लग रही टेस्ट है हुआ बीच था में। उसके अंदर शॉर्डिंगन वेव इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था, तो उसके अंदर मैंने वेव ओनली सिलेक्ट किया था, तो उधर उन्होंने समटाइम्स वेव और समटाइम पार्टिकल जैसा वैसा टिक करवाया हाँ था। बेटा, वो थोड़ा हाँ कंट्रोवर्शियल सर। क्वेश्चन है। इंटरनेट पर उसका हाँ वेव ओनली आंसर दे दिया है, लेकिन रेजोनेंस में हम, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना बहुत डी ब्रोगली पर और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो समटाइम्स वेव एज वेल एज हाँ समटाइम सर। पार्टिकल उसका नेचर रेजोनेंस में माना जाता है, लेकिन इंटरनेट पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि इस मॉडल का नाम ही वेव मैकेनिकल मॉडल है ना। तो ओनली वेव ओनली पे आंसर होना चाहिए। मैं लेकिन मानता हूँ कि सी आंसर उसका करेक्ट होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन थी वो वेव पे भी डिपेंड कर रही थी और पार्टिकल के मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है वो, वैसा क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हो गया है, तो अब आएगा नहीं आपके एग्जाम में, जेई मेंस वगैरह में। हो गया नोट? यस सर। Yes, sir. चलो अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी पूरे अच्छे से समझ आ गई ना क्या होती थी? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब एटम को एनर्जी हमें देनी पड़ रही थी।
तो उसको हम क्या बोल रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था। अगर हम इसका उल्टा करें, एटम को इलेक्ट्रॉन दें, तो ये एनर्जी को बाहर निकालेगा ना। फिर बोलो, बोहर ने बोला है, बोहर का मॉडल पता है ना, लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर शेल से लोअर शेल में जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट से आउटर मोस्ट शेल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन वो एमिट करेगा ना एनर्जी। तो एनर्जी कब, क्या बोलेगा, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो ना बेटा। चलो, एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनर्जी एमिट करेगा, ये बात मानते हो। अब वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वी एडेड एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन गैसियस एटम, ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जस्ट उसका उल्टा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी को एमिट किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। क्लियर, समझ आया। लिखें Yes, sir. डेफिनेशन। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलो डेफिनेशन लिखो। एनर्जी रिलीज्ड when electron is added in outermost shell of an isolated गैसियस एटम। ये मैं आयनाइजेशन एनर्जी में ही समझा चुका हूँ, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों ले रहे हैं, याद है ना, नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड एंथैल्पी change in the process is known as electron gain enthalpy। क्लियर। Yes, sir. अब है ना बेटा, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आए ना, तो आपको बस उसका साइन चेंज करना है, ध्यान रखना। क्या करोगे, ओनली साइन चेंज करोगे। मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब वहां पे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी, यहाँ पर हम सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी दी जा रही है, उसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे भी अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी। जैसे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो ये अनायन में चेंज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई होगी वो होगी पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव साइन से हम डिनोट करते हैं, याद रखना। एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब को नेगेटिव साइन से। ठीक है, ये होता है नॉर्मली। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा वो पॉजिटिव ही हो। पॉजिटिव उन केस में होगी जिसमें हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं, उस केस में, है ना। मतलब नॉर्मल एटम के केस में हमेशा जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, पॉजिटिव। समझ आया। सेकंड वाले केस में अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया है
कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके अनायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये अनायन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने में नाटक करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा, करेगा ना। रिपल्शन क्रिएट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को अब हमें जबरदस्ती अंदर डालना है इसके। ये इजीली नहीं जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, जबरदस्ती। और जब भी कोई जबरदस्ती चीज करवानी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एनर्जी को देते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। अब एनर्जी दे रहे हैं मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो E(A)2 क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑलवेज, हमेशा E(A)2 क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली। अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई बच्चा है, इंटेलिजेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो इजीली क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब उसको अचीव कर लेगा, गवर्नमेंट जॉब को, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा है जो पढ़ता लिखता नहीं है, डोनेशन से उसने अपनी डिग्री करी है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्या करेगा, सामने वाले को रिश्वत देगा, देगा ना। तो ये भी हम इजीली, ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करने वाला था, रिपल्शन हो रहा था, तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डाला है। तो क्या करना पड़ा होगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या लेंगे, नेगेटिव, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव। बोलो बात समझ आई। एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैं इन sir. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो यहां से ये A माइनस कट रहा है, इससे कट गया, तो ये बनेगा A गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स A-2 गैस, है ना। अब ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। और जो इनका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी ना, वो हमेशा ही नेगेटिव आने वाली है। क्या आने वाली है, हमेशा नेगेटिव। ऑलवेज लिख लेना इसमें। मैंने यहाँ पे नॉर्मली इसलिए लिखा है, आपको एक केस बताऊंगा मैं जिसमें E(A)1 भी है ना, हमारी नेगेटिव होती है, जैसे नोबल गैसेस के केस में। अब जैसे आर्गन है, मैं अभी नोट करवाऊंगा बेटा पूरा। आर्गन है, क्या है, एक नोबल गैस है, क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट होने देगी, नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, पार्शियली को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाने देगी। तो इलेक्ट्रॉन को हम जबरदस्ती इसमें एंटर करवा रहे हैं ना, जब भी जबरदस्ती वर्ड आ जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझे, बात समझे। अब क्लोरीन है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को इजीली एंटर होने देगा क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में चल जाएगा, तो ये तो इजीली जा रहा है ना, इजीली जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझे डिफरेंस दोनों में। Yes, sir. जिसमें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती जा रहा है वहां पर हमेशा एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, हम एनर्जी देंगे, जबरदस्ती डाल रहे हैं, हम रिश्वत दे रहे हैं एटम को कि इस इलेक्ट्रॉन को भी रख, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव। अगर वो इजीली चल जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव। साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आया सभी को, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलो पिछला पेज नोट कर लो, ये नोट करो, इसमें मैं इसको अच्छे से डिफाइन भी कर देता हूँ। ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने नेगेटिव लिखी है ना, ये वाला केस जब लिखा है मैंने, ये वाला, ये हमेशा तब होगा जब हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तब, है ना। वो लिखवा दूंगा मैं, आप ये नोट करो।
हो गया नोट? हो गया श्रेया? चलो लिखो इसमें EA1 is normally positive because in addition of electron, energy is released, but EA2 is always negative because energy should be given for overcome electron repulsion. वही है जो मैंने समझाया. समझ आया ये पैराग्राफ में क्या लिखा है हमने? Yes. सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करें. इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट अनायन. पॉलीवैलेंट अनायन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करके अनायन बना रहे हैं. एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब. ठीक है. जैसे नाइट्रोजन में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो N-3 गैस बनेगी. तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी. अब अगर आपसे पूछ ले कि डेल्टा Hg क्या होगा, तो डेल्टा Hg क्या होगा? इसका अपोजिट, पॉजिटिव. सिंपल है ना? यस. बोलो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन भी नोट कर लेना, इसके बाद ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ gaseous oxygen atom is plus 140 kilojoule per mole and of gaseous O minus ion is minus 740 kilojoule per mole. Calculate energy absorbed in the formation of oxide ion from gaseous oxygen atom. क्वेश्चन नोट कर लिया? करो. किया? यस. हरी समझ आ रहा है बेटा? यस सर. चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर एक एक करके एक एक स्टेप वाइज को लिखते हैं.
देखो बोल रहा है कि ऑक्सीजन गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हैं तो O माइनस गैस बन रहा है। कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लग रही है? प्लस का 140। क्लियर? O माइनस गैस से वो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहा है तो ऑक्साइड एटम बन रहा है O माइनस 2 गैस। राइट? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी लग रही है? माइनस का 740। क्लियर? ये EA1 है, ये EA2 है। अब वो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओ और ऑक्साइड आयन बनाओ, तो कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्जॉर्ब होगी? तो मैंने बताया था कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, दोनों को ऐड कर दो। प्लस का 140 माइनस का 740 कितना आएगा? माइनस का 600। माइनस का 600 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? माइनस जब भी आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ध्यान रखना है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी आ रही है? 600 किलो जूल पर मोल। अब बेटा ऐसा मत बोलना कि सर एनर्जी माइनस, माइनस में कैसे एनर्जी होती है? माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है? 600 किलो जूल हो रही है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन -600 भी होगा, उस पर टिक करके मत आ जाना। क्लियर? माइनस प्लस ये बता रहे हैं ओनली कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर? चलो, समझ आ गया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। सर 1 मिनट आप क्वेश्चन दिखा सकते हो? ये लो बेटा। उत्कर्ष यस सर। आ रहा है? यस सर। राहुल यस सर। वीडियो ऑन करो। प्रसून, राहुल, प्रथमेश। हो गया। किया नोट? चलो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला वही है साइज। देखो जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी, साइज क्या हो रही है? छोटी हो रही है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होती जा रही होगी ना, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा। ठीक है, साइज छोटी हो रही है, न्यूक्लियस पास आ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लग रहा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा लग रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहा है तो वो एनर्जी भी एमिट ज्यादा करेगा। मतलब साइज अगर छोटी हुई है तो एनर्जी क्या हुई है? ज्यादा एमिट हुई है। मतलब मैं डायरेक्टली ये लिख दूं क्या? साइज इनवर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, बोलो। साइज छोटी हुई है, न्यूक्लियस डिस्टेंस कम हुई है, जेड इफेक्टिव बढ़ा है। जेड इफेक्टिव बढ़ा है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को तो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, इजीली एंटर होने देगा। इजीली एंटर होने देगा, ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। क्लियर? समझे पहला फैक्टर? यस। यस दूसरा सर। भी सेम ऐसा ही है, दूसरा भी हम ऐसे ही लिखते हैं, जेड इफेक्टिव, दोनों सेम ही है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तभी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर?
कर दो रेस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओम वीडियो ऑन करो तो बेटा। ओम दियो। Yes, sir. वीडियो ऑन रखो सभी। मोहम्मद हसन, तीसरा फैक्टर समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब खुद से सोचो कि कोई एटम है जो फुल्ली फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल उसका फुल्ली फिल्ड है, मतलब जैसे मान लो इनर्ट केस, तो क्या वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना? बोलो, नहीं चाहेगा ना। जैसे मान लो np6 है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया तो ये n+1 s में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। तो अब ये किस में चेंज हो गया है? ये पार्शियली फील्ड में चेंज हो गया। पार्शियली फील्ड में चेंज हो गया मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कौन एटम अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पे रहे, मेरे पास मत आ। है ना? बोलो, ऐसा ही चाहेगा ना वो। तो इलेक्ट्रॉन को वो एंटर नहीं होने दे रहा है। एंटर नहीं होने दे रहा है, उसका क्या मतलब है कि अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है तो उसको एनर्जी उल्टा देनी पड़ जाएगी, वो रिलीज नहीं करने वाला। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है? 2p3 होता है, हाफ फील्ड है ना। एक इलेक्ट्रॉन एंटर होते ही किस में कन्वर्ट हो गया? 2p4 में। मतलब इसकी मर्जी नहीं थी इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने की, फिर भी हमने एंटर करवा दिया। तो ये उतनी एमिट नहीं करेगा जितना दूसरे नॉन मेटल्स एमिट कर रहे थे, ये उनसे थोड़ी कम एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि ये इसने बिना मन के किया है। ये नहीं चाहता था ऐसा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, समझे? क्योंकि ये हाफ फील्ड से किस में चला गया है? पार्शियली फील्ड में चला गया, समझे? बोलो। मतलब पार्शियली फील्ड, सॉरी, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, इनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन एंटर करवाता हूं तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, कम रिलीज होगी एनर्जी, है ना। पार्शियली फील्ड में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैं मान लो कि क्लोरीन में एंटर करवाता हूँ, तो क्लोरीन क्या होता है? 2p5 होता है ना क्लोरीन। 3p5 होता है, सॉरी, 3p5 यही होता है ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो ये तो हंसी खुशी लेगा इलेक्ट्रॉन को। क्यों लेगा? क्योंकि ये 3p6 में कन्वर्ट हो रहा है। 3p6 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी बहुत, स्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो हंसी खुशी इसने इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया ना, मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला है। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी ज्यादा हाई होने वाली। बात समझे? बात समझे? Yes, sir. चलो इसको लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एलिमेंट हैविंग, साथ साथ लिखो, एलिमेंट हैविंग हाफ फील्ड। गर्ल्स समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. fully filled configuration will be reluctant to take up extra electron because they will have, sorry, they will lose their stable configuration. That's why their electron affinity value is very low, है ना। ब्रैकेट में लिख लेना,
0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं कुछ ग्रुप्स बता देता हूँ, कौन कौन से ग्रुप ऐसा करने वाले हैं। ग्रुप 2 क्यों करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 फुल्ली फिल्ड। ग्रुप 12 भी ऐसा ही करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फुल्ली फिल्ड है। ग्रुप 12 कौन सा? जिंक वाला, ठीक है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, NH2 NP3 हाफ फिल्ड है, ऐसा ही करेगा। ग्रुप 18 तो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। क्यों करेगा नेगेटिव? क्योंकि ये तो वैसे ही फुल्ली फिल्ड रख रहा है इनर्ट गैस से। क्लियर? इसके Yes, क्वेश्चन sir. करेंगे तब और ज्यादा फेमिलियर हो गया आप इस टॉपिक से। अभी क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे। ट्रेंड्स देख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। ट्रेंड हमें पता है, लेफ्ट टू राइट देखना है। पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगी? छोटी होगी। जेड इफेक्टिव क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकंड ट्रेंड डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। जेड इफेक्टिव नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, रिमेंस इंक्रीज होगी एफिनिटी। क्लियर? इस पे ध्यान देना है हमें। अब ये जो थर्ड हमने फैक्टर देखा है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नोट करो जल्दी। किया नोट? Yes, sir. Done. क्वेश्चन देखो। अरेंज एलिमेंट्स of period 2 in increasing order of electron affinity। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक दो एक्सेप्शन आएंगे, ध्यान भी रखना है हमको। सबसे पहले मैं पीरियड 2 लिख लेता हूँ। कौन होता है पीरियड 2? लिथियम होता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियोन। यही होते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? इसकी होगी 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। कौन कौन थोड़े नाटक करने वाले हैं? बेरिलियम थोड़ा इतराएगा और नाइट्रोजन भी, है ना। नाइट्रोजन के अलावा देन नियोन। ये तीन थोड़े इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में मना करेंगे कि मत आ भाई, हम पहले स्टेबल है। सबसे ज्यादा मना कौन करने वाला है? नियोन, क्योंकि नियोन इनर्ट गैस है, तो नियोन सबसे कम एनर्जी एमिट करेगा। क्लियर? अब हम देख रहे हैं नियोन के बाद आएगा नाइट्रोजन, देन आएगा बेरिलियम। नियोन के बाद नाइट्रोजन क्यों आया? देखो, नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। बेरिलियम क्या है? एक बेरिलियम हमारा है तो मेटलोइड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा कि बेरिलियम, है ना। तो सेकंड नंबर पे आएगा बेरिलियम। उसके बाद एक एक्सेप्शन और है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर।
बेरिलियम के बाद में लिख रहा हूँ बोरोन को। अब है ना ऐसा चलेगा कि बोरोन वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होने वाली, लेकिन मैं लिथियम को ना लिख के बोरोन को लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, बोरोन को। देन बोरोन के बाद क्या हो रहा है, बोरोन के बाद आएगा लिथियम, ये वाला अभी मैं समझाने वाला हूँ। लिथियम के बाद आ जाएगा कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। अब इस चीज को समझना, मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन और बेरिलियम को क्यों लिखा पहले ये भी समझ लो। जबकि हम ये पढ़ते हुए हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। बेरिलियम के केस में एक नया सबशेल इंक्रीज हो रहा था, है ना। 2s2 के बाद आता 2p1, जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो 2p1 में ही आता, तो नया सबशेल इंक्रीज हो रहा था, उसको कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता, इस वजह से उसने थोड़ा और नाटक दिखाया। ठीक है, अब देखो सोडियम नाइट्रोजन के केस में तो 2p3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, सेम सबशेल में रहेगा, है ना। इस वजह से उसने नाइट्रोजन में कम एनर्जी एमिट करी। अब ये वाला केस देखो बोरोन एंड लिथियम का। बोरोन एंड लिथियम में देखो बोरोन किस में चेंज होगा, बोरोन चेंज होगा B- में और लिथियम चेंज होगा L- में, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होने के बाद। मतलब बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगी 2p2, लेकिन लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2s2। बताओ कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, बोलो। लिथियम लेना चाहेगा ना, क्योंकि ये देखो फुल्ली फिल्ड हो रहा है ना। ये तो पार्शियली, ये पहले भी पार्शियली था, अभी भी पार्शियली, इस वजह से जो इजीली ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल हो रही है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रही है, मतलब एनर्जी ये ज्यादा एमिट कर रहा है, ज्यादा एमिट कर रहा है, इसलिए इसको बोरोन से बाद में लिखा है। वरना हमारा ट्रेंड तो क्या, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। क्लियर। देन कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन में वही ट्रेंड चलेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। समझ आया, ये ट्रेंड हमें याद रखना है पीरियड नंबर 2 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। पहला क्वेश्चन है Li-, दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम माइनस। बताओ कौन सा स्टेबल। बेरिलियम माइनस क्या होगा, 2s2 2p1, यही होगा ना। सर Li होगा ना मोर हाँ, स्टेबल। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, 2s2 2p1, Li माइनस क्या होगा 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, Li माइनस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। Li समझ आया। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, एक क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, पहला है Li माइनस और दूसरा है Be माइनस। किससे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये थी 2p2 सॉरी 2s2 और ये थी 2s2 2p1। किससे इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकलना चाहेगा, इससे निकलेगा ना, इससे निकलेगा तो ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। इससे तो ये ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, तो इजीली रिमूवल किससे होगा, बेरिलियम माइनस। कर लोगे ऐसे, ऐसे क्वेश्चन कब होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखोगे, सोचोगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर आप कॉन्फ़िगरेशन वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं स्टेबल है। डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो लिथियम माइनस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2s2, बेरिलियम हाँ माइनस की 2s2 2p1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने एंटर कर लिया, एंटर कर ठीक है। लिया। किससे इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कि पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन से, पार्शियली पार्शियली कॉन्फिगरेशन से ना।
तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किससे होगा? बेरिलियम माइनस से। इससे तो नहीं होना चाहेगा, तो जाएगा पार्शियली कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। तो इजी नहीं है ना, इससे डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकालना, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। क्लियर? इसमें Yes. क्वेश्चन ये भी आ सकता है आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने का, तो सेम ही बेरिलियम माइनस ही आंसर होगा। क्लियर? कर दो इरेज। Yes, sir. यस sir. सर। अब देखो इसके एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, नोबल गैस। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP6। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो नया इलेक्ट्रॉन एक नए शेल में जाएगा N+1 S1 में, है ना? ये तो स्टेबल था, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हुआ? पहला तो एक शेल और इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दूसरा वो जो शेल इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है फॉर नोबल गैसेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव या फिर वेरी लेस बिकॉज एक्स्ट्रा electron goes into next higher shell, which becomes unstable due to its higher energy. Clear? समझ गए ना? तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वाला एक्सेप्शन बहुत अच्छा है। कर दो इरेज। Yes, 1 sir. minute। Yes, sir. यस सर। चलो दूसरा एक्सेप्शन देखो, ये है पीरियड 2 एंड पीरियड 3 का। सर 1 मिनट सर। हाँ मैं बता दूंगा अभी। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ये लो जल्दी लिखो। हो गया। अब देखो पीरियड नंबर 2 में ग्रुप 14 पे कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनमें एक्सेप्शन। ठीक है, आपने देखा होगा डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, याद है ना? बोलो। Yes, डाउन sir. द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड, है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखना। ऐसा इसलिए, अब आप एक बात सोचो कि आप है ना कहीं रहने गए हो, हॉस्टल्स देखे आपने? हॉस्टल्स आपने यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, डॉर्मेट्री वगैरह चलती है फॉरेन में, देखिए ना, जिसमें एक ही रूम में काफी सारे गर्ल्स बॉयज रहते हैं। ठीक है, तो एक डॉर्मेट्री थी 6 पर्सन्स की, एक डॉर्मेट्री थी 12 पर्सन्स की। ठीक है, 6 पर्सन वाले मान लो कि एक छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है। ठीक है, इस छोटे बॉक्स में ये फुल्ली एप्पल्स रख रखे हमने, फुल पैक्ड है।
बड़े बॉक्स में भी हमने एप्पल रख रखे हैं, ये भी पैक्ड है पूरा। अब हमें ना एक एप्पल और ऐड करना है दोनों में, इसमें भी 1 एप्पल ऐड करना है, इसमें भी 1 एप्पल ऐड करना है। किस में हमें डिफिकल्टी होगी खुद सोचो। छोटे वाले में ऐड करने में डिफिकल्टी होगी ना, क्योंकि स्पेस कम था। बड़े वाले में तो एक और कर देंगे हम ऐड, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो फ्लोरीन में कितने शेल होंगे? 2 ही शेल होंगे, एक ये और दूसरा ये, 2,7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में कितने होंगे? 3 होंगे ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो एक बड़े शेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बड़े शेल में। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन ही है, बड़े शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सोचो। और छोटे शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। कौन से वाले इजीली आने देंगे 8th इलेक्ट्रॉन को? क्लोरीन के फ्लोरीन, ऑफ कोर्स क्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में तो पहले ही छोटा रूम था, छोटा शेल था, एक जना और आ गया। अभी आप आईआईटी में जाओगे तो वहां पे हॉस्टल्स में रहोगे, 2-2 जने के हॉस्टल आपको मिलेंगे, एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, ठीक है। बट किसी टाइम कोई रूम खाली नहीं रहा तो वार्डन ने क्या किया, आपके रूम में तीसरे को भी डाल दिया, तो आप क्या खुश रहोगे? क्या नहीं रहोगे ना। अरे पहले ही तो हम ऐसे मर मर के जी रहे थे, तू भी आ गया, नहीं रहोगे ना खुश। इसलिए छोटा शेल था, एक और आया तो ये 7 विद्रोह कर देंगे कि मत आ, रिपल्स करेंगे हम तेरे को, तो इजीली एंटर नहीं होने देगा फ्लोरीन। जबकि क्लोरीन का तो बड़ा रूम था ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उतना नहीं होगा, इस वजह से ये इजीली एंटर हो जाएगा। इजीली एंटर हो गया तो एक्चुअल में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना वो फ्लोरीन से ज्यादा ही होगी। समझे? समझे, है ना। और ऐसा सिर्फ क्लोरीन के साथ नहीं होगा, पूरे पीरियड 3 वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 वालों से ज्यादा होगी। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटे शेल से पीरियड 2 में सेकंड शेल छोटा होता है, साइज पता है ना। पीरियड 3 में तो 18 की कैपेसिटी है, पीरियड 2 में तो ओनली 8 की कैपेसिटी है। अब वो जो तीसरा लड़का अगर 3 की कैपेसिटी वाले में जाता जिसमें ऑलरेडी 2 रह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं होती ना उनको। बोलो, हमने पढ़ा है ना क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, कि n=2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं? 2n² से 8 ही आ सकते हैं। n=3 में कितना आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। इसके बाद जगह तो 18 इलेक्ट्रॉन तक रखने की है, तो 8th इलेक्ट्रॉन को क्यों मना करेगा? इजीली आन देगा ना। इसके पास तो ओनली 8 ही रखने की थी, तो 7 तो चाहेंगे कि हम तो अच्छे से रहेंगे, तू मत आ। 8th आएगा तो ये नाटक करेंगे, रिपल्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं आन देंगे, और जब भी डिफिकल्टी आती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब भी इजीली वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझे? लिख लें अब इसको, Yes, sir. एक्सेप्शन को। सभी को आया समझ में? यस सर। गर्ल्स Yes, sir. Yes, चलो sir. लिखो इसको। अगर नहीं भी आया होगा ना तो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, एक और बार रिवाइज करवा दूंगा। एक बार घर पे भी देखना इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, एक और बार पढ़ा दूंगा। लिखो इसमें 4 G14 G15 G16 and G17 value of electron affinity for second period elements is smaller than third period element because in P2, in period number 2, elements electron goes into second shell, which is relatively small.
So electron feels significant repulsion. विरार से लोकल में चढ़ने में इजी होता है कि नाला सोपारा से? बताओ खुद ही, विरार। बोलो। विरार से। क्यों? क्योंकि विरार में कम लोग चढ़ते हैं, है ना। अब नाला सोपारा में चढ़ोगे तो विरार से पहले ही लोग चढ़े हुए हैं, डब्बा पूरा भरा हुआ है, तो वो चढ़ने देते हैं कि नाला सुपारा वालों को? धक्का मारते हैं ना कि मत भाई, पहले ही भरा हुआ है। रात को बोरीवली से आओगे विरार की साइड, बोरीवली वाले चढ़ने भी देते हैं, जो चर्च गेट से गाड़ी आती नहीं देते ना। वही काम यहाँ हो रहा है। क्या लिख दिया है? बट इन पीरियड 3 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गोस which is, सॉरी बंद हो गई है, 1 सेकेंड बेटा। which is, बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। which is large in size, so extra electron is easily enter. क्लियर? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिखा है, क्लास का खत्म करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे रिवाइज करके आओ। इस चैप्टर को खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बची है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आने चैप्टर्स के लिए भी, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।